हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग ने ये चैप्टर में से स्टार्टिंग का पार्ट पीरियोडिक क्या होता है वो समझा था। हम लोग ने डॉबरेनियर ट्राइड्स देखा था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा था और इनडायरेक्टली इसका थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन वाला पार्ट स्टार्ट किया था। अब मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ना, उसको बोलते हैं पायनियर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पायनियर मतलब जिसने बोला था ना पीरियोडिक टेबल को बनाना स्टार्ट किया था, सबसे पहले उसने ये आइडिया दिया था कि एक टेबल बना सकते हैं। तो इसके टेबल का क्या आइडिया था पता है? इसने बोला हम लोग कुछ वर्टिकल कॉलम्स ले सकते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स ले सकते हैं, उससे एक टेबल बना सकते हैं। अब मैंने ये जो टेबल बनाया ये बहुत रफ है, मतलब इतने कॉलम्स इतने ही रोज होंगे ऐसे कंपलसरी नहीं है। असली कॉलम ना आप लोग की बुक में दिया गया, वो जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे ना एक कॉलम दिया गया। वो जो कॉलम है ना वो मेंडेलीव ने बनाया था। अब बनाते टाइम पे उसको उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स पता थे। कितने एलिमेंट्स पता थे? 63 एलिमेंट्स। उसने इन 63 एलिमेंट्स को ना एक टेबल में अरेंज करने का ट्राई किया। अब उसने बोला जो सीधे वर्टिकल होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देंगे? ग्रुप्स। याद रखना, जो वर्टिकल रोज होते हैं उनको बोला जाता है ग्रुप्स, और जो ये वर्टिकल के लिए था, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो ऐसे में स्लीपिंग ऐसे वाले रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। याद रखना, आगे काम आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब ये जो ग्रुप्स और पीरियड्स है ये जैसे ही इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक के ऊपर अगर एक पीरियड के ऊपर एक ग्रुप आता है तो उससे क्या बनते हैं? बहुत सारे बॉक्सेस बनते हैं। अब ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में हम लोग एक एलिमेंट रख सकते हैं और ऐसे करके उसने पीरियोडिक टेबल बनाया। अब उसमें की पॉइंट्स क्या था? पहली बात, इसने भी कौन से सीक्वेंस में रखा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? जो डॉबरेनियर और न्यूलैंड ने रखा था। डॉबरेनियर और न्यूलैंड ने क्या रखा था याद है आपको? जिसको नहीं याद ना पिछले वाला लेक्चर देखो पहले, सुनो, और जिसको याद है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा था। तो इसने भी सेम पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट किया। इसने ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखा, बट ना उसने क्या बोला, समझो एक मास इधर है 1, एक मास मेरे को दूसरा मिला है 3, तो इन दोनों के बीच में भी तो कोई एक मास होना चाहिए 2, जैसे 1 है उसके बाद डायरेक्ट मेरे को 3 मिला, तो 1 और 3 के बीच में तो भी कुछ होना चाहिए। तो उसने क्या क्या काम किया पता है क्या? उसको जो जो मिल गया था, समझो एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट सी है, उसको क्या पता है ए और सी के बीच में बी तो आना चाहिए ना, ए और सी के बीच में बी तो आना चाहिए। अब ए और सी में क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स के फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं, हम लोग समझने के लिए समझ रहे हैं। वैसे ही आप लोग टेबल में देखोगे ना तो उसने बहुत सारी जगह खाली रखी है। ये खाली जगह क्यों रखी है पता है? जब ये बी वाले एलिमेंट मिल जाएगा तब हम लोग उसको इसमें प्लेस कर देंगे। सिंपल। क्या किया उसने? जितने एलिमेंट्स उसको पता थे उसको उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, बट अगर दो एलिमेंट्स के बीच में गैप दिख रहा है ना उसको, तो वो गैप के जगह को वो खाली छोड़ देता था। क्यों खाली छोड़ देता था? अरे अगर बाद में मिलेगा तो उसको इधर प्लेस कर देंगे। अब उसने ये टेबल बनाते टाइम पे ना दो चीज और ध्यान में दी। क्या? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका? एलिमेंट का। एलिमेंट का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब वो कैसे दिखता है, उसका नेचर कैसा है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, वो। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो कैसे रिएक्ट करता है, उसकी टेंडेंसी क्या है। अब की पॉइंट्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि कौन कौन से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को उसने लिया था। अब ऊपर एक पैराग्राफ दिया, वही जो टेबल है उसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया, उसमें मेंशन किया गया कि उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड यूज किया था। उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड और ऑक्साइड यूज किया था। जैसे कार्बन का ऑक्साइड वेरी कॉमन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? CO2, तो वो उसका ऑक्साइड हो गया। ऐसे ही हाइड्राइड्स भी होते हैं। हर एक एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड को उसने स्टडी किया और टेबल बनाया। अब आप लोग जो टेक्स्ट बुक का टेबल है ना उसको अगर ध्यान से देखोगे तो उसके टॉप पे ना R2O3 या R2O ऐसे करके ना लिखा रहेगा।
आर और ओ के टर्म्स में ना ऊपर लिखा रहेगा, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स है। और ये मेंडलीव का ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए मैंने इसको नंबर 1 पे लिखा है। याद रखना उसने क्या यूज किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसने एमपी मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट को स्टडी किया। बीपी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी किया। और डेंसिटी, उसका डेंसिटी को उसने समझा, और ऐसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ के उसने ये टेबल बना। लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका स्टेट क्या होगा, कैसे स्टेट में है वो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका एक टेंडेंसी क्या है, ये सब का यूज करके उसने ये टेबल बना। अब जब ये टेबल बन गया उसके बाद उसने क्या बोला पता है, मैंने किस फॉर्मेट में अरेंज किया है, एटॉमिक मास क्या, मतलब एटॉमिक मास एक ऐसी चीज है ना जो कभी टाइम के साथ नहीं बदलेगी, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या है, पीरियोडिक। तो उसने ना एक स्टेटमेंट दिया, उसने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या पूछता है, ये मेंडलीव का लॉ है, पीरियोडिक लॉ बोलते हैं इसको, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। क्या बोलते थे वो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है किसका, ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। वापस एक बार समराइज करें, सुनो। मेंडलीव ने क्या बोला, अब हम लोग को ना जो भी एलिमेंट्स है उसको अगर अरेंज करना है तो मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में जितने भी वर्टिकल रोज होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, पीरियड। अब जैसे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो बनते हैं बॉक्सेस। ईच बॉक्स के अंदर हम लोग एक एलिमेंट रख सकते हैं, और एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट अगर इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो बीच की जगह हम लोग खाली छोड़ देंगे, ताकि आगे जाके अगर वो एलिमेंट मिला तो हम लोग उसको डायरेक्टली उसके अंदर प्लेस कर देंगे। ऐसा करके उसने टेबल बनाया, बट टेबल बनाते टाइम पे उसने एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दी, क्या, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन सब का यूज करके उसने टेबल फिल किया और लास्ट में उसने अपना लॉ दिया। क्या लॉ दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने एलिमेंट्स उस टाइम पे पता थे, तो याद रखना 63 एलिमेंट्स वे नोन एट दैट टाइम जब मेंडलीव ने अपना टेबल बनाया था। अब ना ये जो टेबल था, क्या ये टेबल हम लोग पढ़ते हैं, नहीं। हम लोग कौन सा टेबल पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब ये टेबल में कुछ तो कमी होगी। अब ये टेबल में क्या कमी है और क्या अच्छाइयाँ थी, अच्छाइयाँ किसके कंपैरिजन में, डॉबरेनियर और न्यूलैंड के कंपैरिजन में क्या अच्छाइयाँ हैं वो पढ़ना अपने को, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिट्स। और क्या बुराइयाँ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं डीमेरिट, मतलब क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं और क्या उसकी बुराइयाँ हैं, मतलब टेबल बनने के बाद भी क्या उसके अंदर अच्छे से नहीं फिक्स हुआ है, उसको बोलते हैं डीमेरिट। तो हम लोग मेरिट और डीमेरिट पढ़ने वाले हैं। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ना कहीं लिखना है लिख सकते हैं, या बेटर होगा अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए, जो पॉइंट आपको नया समझ में आया या उसका मीनिंग समझ में आया उसको उधर ही मार्क कर लीजिए, क्योंकि वापस से पढ़ते टाइम पे ना टेक्स्ट बुक इज द की, बोलते हैं टेक्स्ट बुक जैसे एक भगवद गीता जैसे, उसको यूज करो और मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है तुम लोग के पास। सिंपल टेक्स्ट बुक पे रिलाई करो, कोई नोट्स वगैरह की झंझट में मत पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो कि एज इट इज मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स वाले पार्ट से, ठीक है। A few moments later. चलिए स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ व्हाट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव के ना 3 मेजर मेरिट्स है जो अपने को पढ़ते हैं। पहला क्या है पता है, साइंस ना एक ऐसी चीज है ना जो धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, बराबर। तो जिस टाइम पे मेंडलीव ने टेबल बनाया उसके बाद अभी साइंस ऐसे थोड़ी ना रुक जाएगा, 63 एलिमेंट्स ही पता रहेंगे, नहीं, साइंस डेवलप होता जाता है। तो जैसे जैसे डेवलप होता जाता है ना, हम लोग को ना पुरानी चीज़ों में ना चेंजेस लाना स्टार्ट करना पड़ता है। अब जैसे ही मेंडलीव
धीरे 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 साल गुजरते गए, टेबल बन गया, साल गुजरते गए, डेवलपमेंट होते गया, नए 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 एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो गए। जब ऐसा होने लगा ना तो उन लोग ने क्या किया, धीरे धीरे ना अपने टेबल के अंदर ना चेंजेस लाने स्टार्ट किए। अब उन्हीं चेंजेस में से क्या बेनिफिट था ये टेबल का, उसको हम लोग बोलते हैं मेरिट्स। अब मेरिट्स में से पहला मेरिट क्या था पता है, धीरे धीरे ना जो एटॉमिक टेबल था वो किसके फॉर्म में था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बट क्या प्रॉब्लम था पता है, फर्स्ट मेरिट में हम लोग को क्या बताया गया, फर्स्ट मेरिट में बोला है जो बेरिलियम और बोरॉन है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फोर्थ और फिफ्थ, ये बेरिलियम और बोरॉन में से बेरिलियम का ना एटॉमिक मास कम है, इसका मास कम है और इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ये पहले आना चाहिए था और ये बाद में आना चाहिए था। लेकिन जब तक मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था तब तक बोरॉन को पहले रखते थे और बेरिलियम को बाद में लिखते थे। क्यों पता है, इसका जो एटॉमिक मास का कैलकुलेशन था ना, एटॉमिक मास का कैलकुलेशन वाज रॉन्ग। एटॉमिक मास का इसका जो कैलकुलेशन था ना वो रॉन्ग किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सालों तक हम लोग ने बोरॉन को आगे रखा, मतलब छोटे साइज का बोला, छोटे एटॉमिक मास का बोला, और बेरिलियम को ज़्यादा एटॉमिक मास का बोला। बट जैसे ही मेंडलीव आया उसने क्या बोला, अरे कई सारे तो ऐसे एटम्स है जिनका एटॉमिक मास अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो मेंडलीव ने क्या किया, अच्छे से कैलकुलेट किया और एक्चुअल उसमें ना चेंजेस लाए, और चेंजेस लाके क्या किया उसने पता है, जो छोटे थे उनको पीछे कर दिया और जो बड़े थे उनको आगे कर दिया। वही केस हम लोग को दिखने मिलता है ये दोनों में। उसने क्या किया, इसको ये साइड भेज दिया और इसको ये साइड भेज दिया, दोनों में स्विच कर दिया। तो एक्चुअल ये बन गया हम लोग का, जो कि करेक्ट था, ये वाला हम लोग का गलत था। तो हम लोग ने ना चेंजेस किए, किसमें, एटॉमिक मास में। क्यों, क्योंकि कई सारे एटॉमिक मास गलत कैलकुलेट किए थे, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग ऑर्डर गलत बन रहा था। तो हम लोग ने क्या किया, उसको रिवाइज किया, इसको बोलते हैं रिवाइज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को उसने रिवाइज किया और उससे सीक्वेंस को प्रॉपर किया। ठीक है, पहला मेरिट ये है, उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर को रिवाइज किया और रिवाइज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। अब रिवाइज करते टाइम पे एग्जांपल बेरिलियम और बोरॉन का याद करना। इतने सालों तक हम लोग ने बेरिलियम और बोरॉन में से बोरॉन को पहले रखा था और बेरिलियम को बाद में रखा था। क्यों, क्योंकि गलती क्या हो गई थी, एटॉमिक मास वाज कैलकुलेटेड रॉन्ग। एटॉमिक मास का जो कैलकुलेशन था वो क्या हो गया था, गलत हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग बेरिलियम को आगे रखते थे और बोरॉन को पीछे रखते थे। बट जब मेंडलीव आया उसने वापस से कैलकुलेशन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज एटॉमिक मास, और उस हिसाब से उसने जब अरेंज किया तो रियल अरेंजमेंट ऐसा हुआ, बेरिलियम छोटा आया और बोरॉन बड़ा है। तो ऐसा उसने फर्स्ट उसका मेरिट है कि उसने अरेंजमेंट सही की। सेकेंड चीज़ क्या था, हम लोग ने टेबल पढ़ते टाइम पे बोला ना कि अगर एक एटम और एक दूसरा एटम, बराबर, एक एटम है और एक दूसरा एटम है, दोनों का एटॉमिक मास के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है। तो हम लोग ने बीच में गैप छोड़ा था, याद है। अब वो गैप जो छोड़ा था ना वो टेबल में आता था। समझो एक टेबल है, ऐसा टेबल है, इसमें 3 ही है, ठीक है, ऐसा कुछ तो एक टेबल है। शॉर्ट में मैं छोटा सा टुकड़ा निकाल के बता रहा हूँ। समझो मेरे को ये वाला मिला है, ये वाला मिला है, ये वाला गायब है, बट ये वाला तो ये वाले रो में आ रहा है, बराबर, ये वाले ग्रुप में आ रहा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो ये वाले रो में जो रहेंगे उनके सिमिलर होंगी, बराबर। हम लोग ने क्या पढ़ा है कि समझो ये ए है, ए और इधर समझो डी है, इधर ई है, तो ए के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इसके सेम होंगी। क्यों सेम होंगी सर,
क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, मेंडेलीव ने अपने टेबल में ऐसे लोगों को या ऐसे एलिमेंट्स को रखा था जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थे, और उसमें भी याद है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तब वो जाके एक ग्रुप में आते हैं। अब उसी पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो ये जो चीज़ गायब है उसका भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इनसे मिलता जुलता रहेगा, बराबर। ये जो चीज़ गायब हुई है, अगर इन लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो इन लोग को भी एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए, बराबर। और अगर ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो ये वाला जो एलिमेंट गायब है उसको भी ये ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स की तरह बिहेव करना चाहिए, मतलब उनके सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। तो उसने क्या किया, प्रिडिक्शन किया। प्रिडिक्शन किसका किया? ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? मिसिंग एलिमेंट्स, जो गायब वाले एलिमेंट्स थे ना, उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का पहले ही प्रिडिक्शन कर लिया कि हाँ देखो ये जो मिलेगा ना, इसका केमिकल प्रॉपर्टी ना इसके जैसा होगा या इसके सिमिलर होगा, और एक्चुअल में उसकी प्रिडिक्शन सही जा रही थी। एक्चुअल में उसकी प्रिडिक्शन सही जा रही थी। तो उसने क्या किया, इसको और अच्छे से रिवाइज किया, और रिवाइज करके ना उसने ये जो खाली जगह है उनको नाम देना स्टार्ट किया। जैसे अपने बुक में एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम और एका बोरॉन, ये तीन चीज दिया गया। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ये नाम दिया गया। ये एका वर्ड क्यों यूज किया है? एका मतलब खाली जगह होती है, ठीक है। एका मतलब खाली जगह होती है। और सिलिकॉन क्यों? सिलिकॉन के आजू बाजू जो खाली जगह थी उसको एका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के आजू बाजू जो खाली जगह थी उसको एका एल्यूमिनियम, और बोरॉन के आजू बाजू जो खाली जगह थी उसको एका बोरॉन। बाद में जब ये एटम्स मिले, मतलब ये खाली जगह थी ना, जब ये एटम्स मिले जो कि थे स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, ये तीन एलिमेंट्स जब मिले, ये जो एका वाले हैं ना, ये जब मिले तो उन्होंने एक्चुअल में जो प्रिडिक्शन की थी ना उसने कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी होंगी, उसके बराबर आया। बराबर मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं आया बट सिमिलर आया। ध्यान से सुनो क्या हुआ। जो खाली जगह थी उसको उसने ना नाम दिया। ऐसे खाली जगह को ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते है ना, तो उसने उसको नाम दिया। कैसे नाम दिया? उसके आजू बाजू के जो एलिमेंट्स थे उनके आगे एका लगा के उसने एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन ऐसे करके तीन नाम दिए थे। ये तीन एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे खाली जगह छोड़े थे उसने, उसका भी नाम था, बट अपने को टेक्स्ट बुक में ये तीन नाम दिया और ये तीनों नाम याद करना, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और बाद में जब ये एटम्स मिले जो कि थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये तीन एटम्स जब बाद में मिले तो उससे क्या पता चला कि हाँ अरे इसने जो प्रिडिक्शन किया था केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का वो तो सही निकला। इस तरीके से इसका पहला मेरिट क्या था? पहला मेरिट था कि उसने अरेंजमेंट किया, वापस से रिवाइज्ड मैनर में क्या ठीक करके एटॉमिक मास का जो गलत मिसकैलकुलेशन था उसको सही करके। सेकेंड चीज क्या था? सेकेंड चीज उसने प्रिडिक्शन किया। किसका प्रिडिक्शन किया? जो खाली जगह थी ना उनका प्रिडिक्शन किया, प्लस खाली जगह को उसने नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ उसके आजू बाजू नेबरिंग एटम्स के उसने नाम दिया, और जो उसने प्रिडिक्शन किया था वो एक्चुअली में बाद में जाके सही निकला। अब ये दो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थर्ड वाला मेरिट पे जाता हूँ, और थर्ड वाला मेरिट अपन कंप्लीट करते हैं हम लोग डीमेरिट्स पे जाएंगे, और डीमेरिट्स के बाद हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। A few moments later. चलिए थर्ड वाला भी मैं इसमें डाल देता हूँ, छोटा सा ही है, अच्छे से समझिए। थर्ड वाला क्या था पता है? इसने ना नो ग्रुप फॉर नोबल गैसेस,
इन्होंने ना कोई ग्रुप ही नहीं बनाया था नोबल गैसेस के लिए। अरे सर ये तो डीमेरिट हुआ, आप मेरिट में क्यों बता रहे हो? देखो उन्होंने कोई अलग से ग्रुप नहीं बनाया था, जैसे ये ग्रुप्स थे उसमें से उन लोगों ने अलग से ग्रुप नहीं बनाया था नोबल गैस के लिए। तो सर ये मेरिट में कैसे आया? सुनो पूरी बात तो सुनो। इन्होंने अलग से ग्रुप नहीं बनाया था, लेकिन जैसे उनको पता चला नोबल गैस करके कुछ तो होता है, तो उसने अपने जितने समझो 8 टेक्स्ट बुक में 8 दिए गए, तो नॉर्मली 8 ग्रुप से उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा ग्रुप बना दिया जिसके अंदर सारे के सारे नोबल गैसेस को इजीली फिट कर दिया। मतलब पूरे टेबल को ऐसा ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और वो ग्रुप के अंदर इजीली सारे के सारे नोबल गैस के सारे नोबल गैस उसके अंदर अरेंज हो गए। ध्यान से सुनो क्या हुआ। लास्ट पॉइंट जो कि सिंपल है, क्या है पता है? उन लोग ने क्या किया, नोबल गैस के लिए ना कोई ग्रुप नहीं बनाया था। तो सर ये तो डीमेरिट हुआ। नहीं, ग्रुप नहीं बनाया था, लेकिन जैसे ही नोबल गैस के बारे में उनको पता चला तो उन लोग ने क्या किया पता है, बिना पूरे टेबल को छेड़छाड़ किए एक एक्स्ट्रा ग्रुप लास्ट में लगा दिया और ये ग्रुप के अंदर सारे के सारे नोबल गैस इजीली भर दिए विदाउट चेंजिंग द होल टेबल। ध्यान दो, उस टाइम पे जब मेंडेलीव ने बनाया था तब नोबल गैसेस नहीं थे। तो जैसे ही उनको पता चला अरे नोबल गैस करके भी तो कुछ चीज़ होता है, तो उसके लिए एक अलग से टेबल बना दिया और अलग से टेबल बनाने के अलग से टेबल नहीं बनाया, अलग से ग्रुप ऐड कर दिया वही टेबल में। और वही टेबल में जैसे उन्होंने ग्रुप ऐड किया तो ये जो लास्ट वाला ग्रुप था उसमें इजीली सारे के सारे नोबल गैसेस फिट हो गए, जिसकी वजह से पूरे टेबल को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी एक बेनिफिट में आया कि देखो पूरे टेबल को तो बिगाड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लास्ट में सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर दिया और उसके अंदर सारे के सारे इजीली फिट हो गए विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब तो देखो, नो ग्रुप फॉर नोबल गैस बट easily placed by adding one extra group at the end। कि लास्ट में एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड करके उसके अंदर इजीली सारे के सारे ऐड कर दिए। तो अब देखो, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर है, तीनों के तीनों मेरिट्स एक ही जगह पे है, आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। वापस एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें और फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्या था कि एटॉमिक मास में कुछ तो गड़बड़ी थी, तो उसने गड़बड़ी ठीक की बाय रिवाइजिंग एटॉमिक मासेस और उसके हिसाब से नया सीक्वेंस बना, जो कि एक मेरिट था। सेकेंड मेरिट क्या था कि उसने प्रेडिक्शन दिया, जो खाली जगह थी उनका प्रेडिक्शन दिया, प्रेडिक्शन के साथ साथ उनको नाम दिया, एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम। और जैसे ही वो एटम्स मिले जो कि थे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, तीनों एलिमेंट जैसे ही मिले तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था उसके ही आसपास आ रहा था, तो जो कि सही था। अब थर्ड क्या था, उन्होंने कोई ग्रुप ही नहीं बनाया नोबल गैस के लिए, बट जैसे ही नोबल गैस का उनको पता चला तो पूरे टेबल को छेड़छाड़ ना करके लास्ट में एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर दिया जिसमें इजीली सारे के सारे नोबल गैस फिक्स हो गए। ये थे मेरिट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डीमेरिट से। आप लोग लास्ट वाला पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग डीमेरिट। A few moments later. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डीमेरिट से। अब डीमेरिट में 4 डीमेरिट है, जिसमें से फर्स्ट है सेम एटॉमिक मास। कुछ एटम्स ऐसे थे ना जिनका एटॉमिक मास सेम था। जैसे एग्जाम्पल दिया है कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट और निकल ये दोनों का ना एटॉमिक मास एग्जैक्टली सेम था, बट एक बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? एक ही। अरे इन दोनों का एटॉमिक मास तो सेम है, तो दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं था। मेंडलीव के टेबल के हिसाब से एक बॉक्स में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? एक। बट जैसा इधर दिया है एटॉमिक मास तो सेम है, तो सेम बॉक्स में आने चाहिए, जिसकी वजह से इसका टेबल फेल हो गया। क्या फेल हो गया? अरे एक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? एक। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास सेम था, जिस वजह से उनको सेम बॉक्स के अंदर प्लेस करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इसने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट लिया था? एटॉमिक मास लिया था। इस वजह से सेम एटॉमिक मास वालों को एक टेबल में रखना पड़ रहा था, विच इज नॉट पॉसिबल। इन दोनों को सेम टेबल में रखना, सेम बॉक्स में रखना इज नॉट पॉसिबल।
अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी but different atomic mass. ऐसे एलिमेंट्स जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अरे हम लोग को तो सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को सेम एटॉमिक मास के सीक्वेंस में लगाना था, बराबर। बट कुछ कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है बट उसके साथ साथ इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उनको एक ग्रुप में रखना चाहिए, बराबर। बट एक ग्रुप में रखेंगे तो इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, तो एक ग्रुप में कैसे आएंगे? इस वजह से आइसोटोप्स वाला भी प्लान इनका फेल हो रहा था। इन लोग आइसोटोप्स को अच्छे से टेबल के अंदर प्लेस नहीं कर पा रहे थे। आइसोटोप्स का मेन प्रॉब्लम क्या पता है? देखो, एटॉमिक मास डिफरेंट है, बराबर, ठीक है। एटॉमिक मास के बराबर से हम लोग ने अरेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन और क्या था कि उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करने चाहिए, बराबर। एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास। समझो कार्बन है, ठीक है। कार्बन में हम लोग ने साइंस 2 में पढ़ा था, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14, बराबर। दोनों का एटॉमिक मास भी डिफरेंट है और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ये तो क्या है, इसका एटॉमिक मास भी डिफरेंट है और इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होता है ना जिनके, देखो, एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम, डिफरेंट एटॉमिक मास, बट इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाते हैं। जैसे कार्बन के केस में इधर एटॉमिक मास डिफरेंट है, चलेगा, इसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं, एक रेडियो एक्टिव होता है, एक नॉन रेडियो एक्टिव होता है, तो वो चलेगा। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होता है ना, समझो एक एलिमेंट है ए, एक है एलिमेंट बी, इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। इसका एटॉमिक मास लेट से 10 ले लेते हैं, इसका एटॉमिक मास लेट से 11 ले लेते हैं, इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट है बट प्रॉब्लम क्या आता पता है? इन दोनों का ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो दोनों को एक ही कॉलम में आना चाहिए, ये ए के नीचे बी को आना चाहिए, बराबर, क्योंकि एक ग्रुप में एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं बट क्योंकि इनका डिफरेंट एटॉमिक मास है इनको आगे पीछे होना चाहिए, जिस वजह से इनका पोजीशन टेबल में कैसे प्लेस करे ना वही नहीं समझता, जो कि था एक डीमेरिट। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नो प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू हेवी एटम्स। अब पहली बात, हेवी एटम्स या हेवी एलिमेंट्स क्या होते हैं? हेवी एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है। हेवी मतलब वजन, एटॉमिक मास जिसका वजन ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? हेवी एलिमेंट्स। अब तो कैसे चल रहा था, जैसे एक एटम है 5 जिसका एटॉमिक मास है 5, एक है 6 या 7, अगर 5 और 7 है तो इसके बीच में 6 आ सकता है, एक एलिमेंट आ सकता है, क्लियर। समझो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, एक है 5 एक है 10, इसके बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 4 5 या 5 के 5 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट यही जब हम लोग हेवी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, समझो एक है 120 और 120 से जाते हैं 140 या 150, तो उनके बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे ना उसका गारंटी नहीं दे सकते। जैसे अगर छोटे छोटे एटॉमिक मास है तो उनके बीच में कौन सा आएगा ना उसका प्रिडिक्शन दे सकते थे, बट टू हेवी एलिमेंट्स के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ना उसका प्रिडिक्शन नहीं दिया जा सकता, जो मेंडेलीव ने प्रिडिक्शन नहीं दिया था, जिस वजह से ये एक उसका डीमेरिट बन गया। क्या हो गया? दो हेवी एलिमेंट्स के, समझो एक हेवी एलिमेंट है E, एक हेवी एलिमेंट है F, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ना उसकी गारंटी नहीं थी। इसका प्रेडिक्शन
कैन नॉट बी गिवन, इसका प्रिडिक्शन नहीं दिया जा सकता। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ना दो नेचर शो करता है। देखो हाइड्रोजन के अंदर दो नेचर, एक तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, समझो दो केस लेते हैं, या तो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1। ये आगे सीखेंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स, या इनको बोला जाता है अल्कलाइन मेटल्स। और या तो ये हो सकता है अपना इलेक्ट्रॉन फुल करने के लिए, शेल फुल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये ना ग्रुप 17 की तरह बिहेव करता है, जिसको बोला जाता है हैलोजेंस ग्रुप। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा कि हैलोजन क्या होता है, अल्कलाइन मेटल क्या होता है, ये सब अपन समझेंगे। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे के ये किसकी तरह बन रहा है, ग्रुप 1 एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट जो भी होते हैं वो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं और उनका भी यही क्या बोलते हैं कैरेक्टर होता है, उनका यही केमिकल प्रॉपर्टी होता है या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि उन लोग एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो उनकी वजह से बिहेव कर रहा है। बट कभी कभी क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेने वाले ग्रुप कौन से होते हैं, ग्रुप 17, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स है ना, ये कभी कभी इनके जैसे बिहेव करता है, कभी कभी इनके जैसे बिहेव करता है। तो इनको टेबल में ग्रुप 1 के साथ रखा जाए या ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ रखा जाए, इसका गारंटी ही नहीं था। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड ड्यू टू वेरिएबल नेचर ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो नेचर है वो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है। अब वापस से चारों के चारों डीमेरिट्स रिवाइज करेंगे। डीमेरिट्स में से पहला डीमेरिट क्या था, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे ना जिनका एटॉमिक मास सेम था। कौन कौन से एग्जांपल देखे अपन ने, कोबाल्ट और निकल, दोनों का एटॉमिक मास सेम था, तो उनको सेम बॉक्स के अंदर आना चाहिए, बट सेम बॉक्स के अंदर पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से उसका फर्स्ट डीमेरिट बन गया कि सेम बॉक्स में तो नहीं डाल सकते, मतलब ये टेबल तेरा गलत है। सेकंड क्या था, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। डिफरेंट एटॉमिक मास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है पता है, जब हम लोग बोलते हैं सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है तो उनको एक कॉमन ग्रुप में आना चाहिए, बराबर है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास की वजह से उनको आगे पीछे प्लेस करना पड़ता है, जिस वजह से आइसोटोप्स का पोजीशन, जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन प्रॉपर फिक्स्ड नहीं था, वैसे ही आइसोटोप्स का भी पोजीशन प्रॉपर फिक्स्ड नहीं था। थर्ड क्या था, नो प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो हैवी एटम्स, एक हैवी एटम ये है, एक हैवी एटम ये है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। जैसे इसने प्रिडिक्शन एका बोरॉन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम का दिया था, वैसे इधर वो प्रिडिक्शन नहीं दे पा रहा था कि कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। लास्ट क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना बहुत चंचल है, बोलता है ना एकदम नटखट टाइप। तो हाइड्रोजन कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन जब देता है तो वो ग्रुप 1 एलिमेंट के जैसा बनता है, बट जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ग्रुप 17 के जैसा बिहेव करता है। तो इसको ग्रुप 1 में रखे या ग्रुप 17 में रखे, यही कंफ्यूजन था, जिस वजह से पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू वेरिएबल नेचर ऑफ हाइड्रोजन फिक्स्ड नहीं था। इस वजह से ये सारे के सारे पॉइंट्स डीमेरिट्स में आते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव के मेरिट्स और डीमेरिट्स को पूछा जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें हम लोग ने इन्हीं सब सवालों का जवाब दिया है, जिसकी वजह से इन सब डीमेरिट्स को हम लोग ने ओवरकम किया। ओवरकम मतलब इनको पार करके हम लोग ने एक नया मॉडर्न टेबल बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। A few moments later. चलिए
स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था ना, उसमें इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए था, बराबर। तो उन लोग ने ना टेबल को थोड़ा एक्सपांड किया, इस वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सपांडेड फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। अब इसका बेस या इसका क्या बोलते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट कहाँ से उठाया गया, मेंडेलीव वाले से। मेंडेलीव का ब्लूप्रिंट क्या था, एक छोटा सा एकदम शॉर्ट में देखेंगे तो क्या था, एक तो थे ग्रुप्स, एक तो थे पीरियड्स, और उनके अंदर बॉक्सेस थे, एक एक बॉक्सेस के अंदर एक एक एलिमेंट, बराबर। बट एक एक एलिमेंट जैसे भी प्लेस किए गए थे, उनका एक सीक्वेंस था, और वो सीक्वेंस क्या था, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। बट आगे जाके क्या पता चला, पता है, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एटॉमिक मास पे डिपेंड ही नहीं करते। अरे सर, इतने टाइम से जो डॉबरेनियर था, न्यूलैंड था, और अभी ये मेंडेलीव था, सबने तो एटॉमिक मास दिया था, और एटॉमिक मास गलत है, ये क्या बोल रहे हो सर आप? हाँ, एटॉमिक मास इज गलत, एटॉमिक मास के बेसिस में अरेंज करना गलत है, क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, वो चेंज होता रहता। इस वजह से हम लोग ने जो नया पीरियोडिक टेबल बनाया या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, उधर हम लोग ने जो एटॉमिक मास था उसको रिप्लेस कर दिया एक दूसरे चीज़ से, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप सो आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझा रहेगा, जिसको नहीं समझा रहेगा रिवाइंड करो, देखो, प्रैक्टिस करो, भर भर के प्रैक्टिस करो, रिविजन लेक्चर्स को देखो टाइम नहीं है आपके पास, 2x में करके देखो, जो करके देखना है देखो, बट देखो, जितना ज़्यादा देखोगे ना उतना ज़्यादा दिमाग में रहेगा, जितने शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे, जितना बुक में टिक करके रखोगे उतना बेटर होगा। लास्ट टाइम की तैयारी है, जी जान लगा दो, कुछ टाइम नहीं बचा अपने पास, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेंगे, फिर एक और लेक्चर लगेगा जिसमें ट्रेंड्स करेंगे, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग साइंस 2 के चैप्टर से बढ़ेंगे, और ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा धीरे धीरे। अभी क्रिसमस वेकेशन आ रहा है, मेरे पास टाइम रहेगा, तो उसमें हम लोग और टेंडेंसी बढ़ाएंगे धीरे धीरे। मैंने अब लेक्चर्स रिकॉर्ड करना थोड़ा टेंडेंसी बढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद हम लोग ज़्यादा वीडियोस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।